हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज द रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, ब्रीदिंग अंडर वाटर एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। चलो देखते हैं व्हाट इज द रेस्पिरेशन। ये कुछ एक्टिविटीज है, ये देखिए, जैसे कि ऑफिस वर्क, शॉपिंग और डूइंग अदर एक्टिविटी। ओके, इसके अलावा कटिंग लीफ, प्लेइंग फुटबॉल, साइकिलिंग, प्लेइंग म्यूजिक, दीज आर द सम एक्टिविटी। ये हम डेली अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। इस एक्टिविटीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए? विच इज इम्पोर्टेंट फैक्टर नीडेड फॉर दिस एक्टिविटीज। इस एक्टिविटीज के लिए हमें इम्पोर्टेंट होता है एनर्जी। विदाउट एनर्जी वी कैन डू एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एनर्जी। सो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एक्टिविटी। सो एनर्जी, we get energy from digested food. We already learned what is the nutrition in human beings. So we get nutrients from the food. This process takes place by digestion process. So in digestion we get different nutrients, and from these nutrients we get energy. So energy is a very important factor for the different activities, and this energy we obtain from digested food. So this energy, release of energy from digested food is called as the respiration. Respiration किसको कहते हैं? Releasing of energy from digested food. Digested food में हमने देखा था carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. These are the nutrients we obtain from the food. So glucose or carbohydrate is a very important factor for the production of energy in the human body. So you obtain energy from digested food. This process is called as respiration process. So देखते हैं respiration क्या है? Respiration is defined as a metabolic process wherein the living cells of an organism obtain energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the digested. Metabolic activities में क्या होता है? We obtain energy from digested food. किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? In the form of ATP. By taking oxygen, इसमें हम लेते हैं ऑक्सीजन, हम अंदर लेते हैं, और जब एनर्जी प्रोडक्शन होता है तो हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, एंड इन दिस प्रोसेस वी ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन प्रोसेस, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग एंड दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो होता है उसके लिए हमें ऑर्गन होता है लंग्स। ब्रीदिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है सेल्स के अंदर। मतलब टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो प्रोसेस होती है थ्रू द लंग्स, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। बट जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाता है, जिससे डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी फॉर्मेशन होता है। एनर्जी फॉर्मेशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. सो दिस रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वी रिलीज आउटसाइड द बॉडी थ्रू द लंग्स। तो ये जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड,
इनसाइड द सेल, तो इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग कैसे होता है देखते हैं। ब्रीदिंग में क्या होता है, अभी हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं जो लंग्स के अंदर आता है फ्रॉम एयर, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं फ्रॉम लंग्स टू एयर। So this is the exchange of gases. These are two gases exchange inside the lung, oxygen and carbon dioxide. So lungs help for the exchange of gases. So जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड के थ्रू ये सेल्स के अंदर जाता है, वहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। So we take oxygen from air inside the lungs and release carbon dioxide from the lungs to the environment. This process is known as the breathing process. Intake of oxygen and releasing of carbon dioxide inside the lungs. So in breathing, we take oxygen from air and release carbon dioxide in air. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड आइटम जो भी हम लेते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनसाइड द सेल, जिससे हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। The process of breakdown of food in the cell with release of energy is called cellular respiration. कौन सी प्रोसेस है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ब्रीदिंग में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड आइटम एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर रेस्पिरेशन में हम 3 टाइप देखते हैं, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने देखा है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है यूजिंग ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन में उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को भी हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो सेलुलर रेस्पिरेशन में 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह का रेस्पिरेशन होता है। चलो पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है यहाँ पे, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेकडाउन इनसाइड द सेल। यहां पे ये जो ब्रेकडाउन होता है विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड जिससे हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। So with the use of oxygen, glucose molecules break down inside the cell, form carbon dioxide, water and release energy in the form of ATP. इसमें जो एनर्जी हमें मिलती है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है, जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। With the use of oxygen,
glucose molecule break down inside the cell, form carbon dioxide, water and energy in the form of ATP. इसको कहते हैं aerobic respiration. In the process of breakdown of glucose into the carbon dioxide and water using oxygen and release energy, it is called as aerobic respiration. What is the definition of aerobic respiration? Breakdown of glucose into carbon dioxide, water using oxygen. क्या रिलीज हो रहा है? रिलीज एनर्जी. इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप से हमने देखा था, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पहले हम देखते हैं विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन. सम ऑर्गेनिजम्स सच एज yeast. Yeast is a type of fungus that can survive in the absence of air. They are called as anaerobes. जो ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव होते हैं उनको हम कहते हैं एनएरोब्स, और उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उनको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो इसमें हमने एग्जांपल कौन सा लिया है? ईस्ट. इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. So that type of organism can survive in the absence of air. They are called as anaerobes. So इनके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होगा? विदाउट ऑक्सीजन. फूड आइटम्स in the form of glucose break down inside the cell, फॉर्म होता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो ये प्रोसेस होती है विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन. सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनसाइड द सेल विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्म अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. यहाँ पे देखिए एनर्जी हमें जो मिली है फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ओनली 2 ATP, मतलब बहुत कम एनर्जी मिलती है. लेकिन yeast is a unicellular organism. That type of organism need little amount of energy, so they can easily survive with this little amount of energy. But human being is a multicellular organism and energy requirement is more. So human beings form their energy from the food by aerobic respiration process. So yeast formation of energy from glucose molecule without oxygen, from alcohol and carbon dioxide, and 2 ATP energy is formed. In the process of breakdown of glucose into the alcohol, carbon dioxide, in the absence of oxygen and release energy, it is called as anaerobic respiration. This is the definition of anaerobic respiration. अब देखिए एक अलग सा एग्जांपल देखते हैं. हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? जब हम रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जो भी हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर एनाएरोबिकली. मतलब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं मोस्टली, बट जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन our muscle cells can also respire anaerobically, but only for a shorter time when there is a temporary deficiency of oxygen. जब हम heavy exercise करते हैं तो वहां पे temporary deficiency of oxygen होता है. देखो जब हम heavy exercise करते हैं, जैसे कि fast running हो, cycling हो, walking हो for many hours of or heavy lifting हो, the demand of energy is high. But the supply of oxygen to produce the energy is limited. जिसकी वजह से हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड. हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल डिमांड ऑफ एनर्जी. But this type of the respiration is for only shorter time when the oxygen supply is limited. So ये आता है थर्ड टाइप का रेस्पिरेशन जो हमने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सेकंड टाइप देखा. इसमें क्या होता है? Our muscle cells can also respire anaerobically
where the supply of oxygen is very limited, then तो चलो देखते हैं इसमें एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होता है. प्लेइंग फुटबॉल, दिस इज अ हेवी एक्सरसाइज. साइकिलिंग, रनिंग, these are the examples of heavy exercise. इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है. जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसको कहते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इसमें हमें मिलता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन, partially break down and form lactic acid and energy in the form of ATP. This process takes place for a shorter time during heavy exercise. So without the use of oxygen हमारे बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड और जो हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी मिलती है 2 ATP एनर्जी. So ये प्रोसेस हो रही है in the absence of oxygen. So our muscle cells respire anaerobically and form lactic acid and energy. Energy formation is very little. Only 2 ATP energy form from one glucose molecule. Have you wondered why you get muscles cramps after heavy exercise? आपने बहुत बार देखा होगा जब आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो तो आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाता है. तो ये क्रैम्प क्यों आ जाता है? अभी हमने देखा था जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज था वो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज था जिसमें हमारे बॉडी में बनता था लैक्टिक एसिड. तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने से हमारे मसल्स में क्रैम्प आता है. द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली निकल जाता है. या हम इसके लिए क्या करते हैं, How we relieve from cramps. तो इसके लिए क्या करते हैं, आफ्टर टेकिंग हॉट वाटर बाथ और अ मसाज. हॉट वाटर बाथ और मसाज improve blood circulation of the blood. As a result, the supply of oxygen to muscle cells increases. The increase in the supply of oxygen results in complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water, जिससे हमारे जो मसल्स क्रैम्प्स होते हैं उससे हमें रिलीफ मिलता है. क्योंकि जो लैक्टिक एसिड का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है जब हम मसाज करते हैं या हॉट वाटर बाथ लेते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है और फाइनली लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में और हमारे मसल सेल्स का जो क्रैम्प्स है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है. सो ये इसका रीजन है, मेन रीजन, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस क्रैम्प्स इन द मसल्स. ओके, तो ये हो गया aerobic respiration and anaerobic respiration. Hold breathing, look at a watch. What happens? क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आपका हाथ आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, क्योंकि जब आप ब्रीथ नहीं करते हो तो ऐसे फील होता है कि ऑल प्रोसेसेस आर स्टॉप. मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है. ब्रीदिंग के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल. यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग. तो अब हम डिटेल में देखते हैं ब्रीदिंग किस तरह से होता है. ये हमारे लंग्स है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो ये जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ होता है, ये होता है हमारे चेस्ट के अंदर, जिसमें हम लेते हैं एयर इन द लंग्स जो होता है रिच इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हम लंग्स के अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है. जब सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है वो लंग्स के अंदर आता है.
लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज किया जाता है, गिवन आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द एनवायरमेंट। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के अंदर, उसका यूटिलाइजेशन होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर से एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ एयर, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज अ लंग्स। तो हम जो एयर अंदर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं इनहेलेशन, मतलब टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द लंग, टेकिंग एयर इनसाइड द लंग। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं या गिवन आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन टेकिंग एयर इन लंग्स, एक्सहेलेशन गिवन आउट एयर फ्रॉम द लंग। तो ये है दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ब्रीदिंग के, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. ये कभी नहीं रुकती। जिस दिन ये प्रोसेस रुक गई, this living organism will be die. So it is very important process, breathing process. In the breathing process, we take oxygen and release carbon dioxide. अब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली, साइमल्टेनियसली नहीं होता है। जब हम एयर अंदर लेते हैं तो उसके बाद हम एयर रिलीज करते हैं। सो दिस टू प्रोसेसेस टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। हम एक ब्रीथ किसको कहते हैं? जब हम एयर अंदर लेते हैं और जब हम उसको रिलीज करते हैं। तो ये जो एक राउंड होता है टेकिंग एयर, मतलब वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, इट इज नोन एज अ ब्रीथ। नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट इज कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग रेट। तो हर एक का ब्रीदिंग रेट अलग अलग हो सकता है। सो नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो ब्रीदिंग रेट अलग होता है। So, number of breath per minute is called as a breathing rate. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. जब रेस्ट पोजीशन में है तो उसका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increases up to 25 times per minute. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो ब्रीदिंग रेट 25 टाइम्स तक बढ़ सकता है पर मिनट। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen. तो हमने वो तो देखा है, जब हम रनिंग करके आते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वी इनहेल मोर ऑक्सीजन इन द लंग्स। तो हमारा ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है 15 to 18 टाइम्स। जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये 25 टाइम्स तक होता है। बच्चों के अंदर का ब्रीदिंग रेट अलग होता है, अडल्ट में ब्रीदिंग रेट अलग होता है, एंड breathing rate is mostly depend upon what type of activity is going on. Change in breathing rate under different conditions. अभी ये conditions हमने देखी है, कुछ heavy exercise है, कुछ rest condition है, कुछ बैठे बैठे आप कुछ activities कर रहे हैं, जैसे कि साइकिलिंग है तो heavy exercise है, स्लीपिंग है तो normal condition में है। तो ये अलग अलग conditions में हमारा breathing rate अलग अलग होता है। Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest and which it will be the faster? ये तो पता है, फास्टर कहाँ पे होगा? रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, फुटबॉल कर रहे हैं, यहाँ पे फास्टर होगा। जब आप सो रहे हो तो इस टाइम ब्रीदिंग रेट आपका सबसे नॉर्मल होगा। तो डिपेंड अपॉन
एक्टिविटी। हाउ डू वी ब्रीथ? अब हम ब्रीदिंग किस तरह से करते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें मेन ऑर्गन आता है लंग्स। लंग्स जो होते हैं वो होते हैं रिबकेज के अंदर। ओके, इसमें मेन पार्ट्स आते हैं नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, पैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, रिब्स एंड डायाफ्राम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिनके थ्रू हम ब्रीदिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। कौन से है? नेजल कैविटी, जहां से हम एयर टेक इनसाइड द लंग। ओरल कैविटी, कभी कभी हम मुंह से भी हम एयर अंदर लेते हैं। पैरिंग्स, ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं रिब्स के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर। लंग्स दो पार्ट होते हैं लंग्स के, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, एंड इसको पंपिंग करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होता है कनेक्टेड बिटवीन दीज टू लंग्स, दैट इज डायाफ्राम। तो यह है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इसमें हम ब्रीदिंग किस तरह से करते हैं। दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने इसके क्या क्या पार्ट्स है अभी देखे थे। तो नेजल कैविटी में नॉस्ट्रिल्स के अंदर हम क्या करते हैं? व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू नॉस्ट्रिल इनटू द नेजल कैविटी। तो पहले क्या हो रहा है? जब हम इनहेल करते हैं तो एयर पास होती है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी, और उसके बाद ये वाला जो एयर होता है वो पास होता है फ्रॉम नेजल कैविटी। द एयर रिचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। तो ये विंड पाइप के थ्रू नेजल कैविटी से एंटर किया हुआ एयर पास होता है इनसाइड द लंग थ्रू दी ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। तो देखो, पहले हमने नेजल कैविटी के थ्रू एयर अंदर लिया, उसके बाद ये एयर पास हो गया ट्रैकिया या विंड पाइप के थ्रू इनसाइड द लंग। Lungs are present in chest cavity. Chest cavity is surrounded by ribs on the side. तो ये है रिब केज जो हमारे लंग को प्रोटेक्ट करता है। चेस्ट के अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं, कवर्ड होते हैं बाय रिब। ओके, अब हमने अभी तक देखा था कि नेजल कैविटी के थ्रू एयर एंटर हो गया इनसाइड द लंग थ्रू द विंड पाइप। उसके बाद ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम हेल्प करता है टू इंक्रीज द वॉल्यूम और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग, जिसकी वजह से हम एयर को अंदर ले सकते हैं या एयर को रिलीज कर सकते हैं। डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। जो भी ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा है ये दोनों पे डिपेंड होता है, किसके ऊपर? रिब केज एंड डायफ्राम। ये हेल्प करता है टू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट, जिसके थ्रू हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इजीली कर सकते हैं। इनहेलेशन में हमने देखा है क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट इनसाइड द एनवायरमेंट एंटर्स थ्रू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के थ्रू ये पास होता है थ्रू द विंड पाइप एंड फाइनली ये जाता है लंग्स के अंदर, जिसको हमने देखा है इनहेलेशन कहते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप। देखो, अब हमारे जो रिब्स है, देखो आप इनहेल करके देखो एयर को, जैसे हम ऐसे इस तरह से एयर फील करते हैं तो हमारे रिब्स क्या हो रहे हैं? मूव अप, ऊपर जा रहे हैं। आवर रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, और बड़ी चेस्ट, हमारी चेस्ट साइज क्या होती है? बड़ी होती है। तो रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। इस टाइम डायफ्राम क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। दिस मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जिससे हम एयर इसके अंदर भर सकते हैं। सो दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी and air
रसेस इनटू द लंग, तो लंग के अंदर एयर भरी जाती है, तो लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। तो इनहेलेशन में क्या हो रहा है, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, जिसकी वजह से द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस एंड द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, जिससे लंग्स के अंदर एयर भरी जाती है। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में हमने देखा है एयर रिलीज आउटसाइड द लंग्स। क्या हो रहा है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप, उस टाइम डायफ्राम क्या हो रहा है, मूव अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। दिस मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी कैन फेल्ट इजी। तो ये दो चीजें याद रखिए, रिब मूवमेंट एंड डायफ्राम मूवमेंट हेल्प फॉर द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अभी हम इसका डिफरेंस देखते हैं किस तरह से होता है। अभी जो हमने देखा था इसी को हम एक बार रिपीट करते हैं। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, रिब मूव्स अप एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, ribs move up and outward and diaphragm move down। चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है, स्पेस इंक्रीज होता है और एयर फिल इन द लंग्स। एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, ribs move down and inward and diaphragm move up, जिससे चेस्ट कैविटी डिक्रीज होता है एंड एयर प्रेजेंट इनसाइड द लंग पुश्ड आउट। तो ये है दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इनहेलेशन प्रोसेस एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। अब हम जो एयर लेते हैं लंग्स के अंदर, इसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इनहेल्ड एयर में कितना ऑक्सीजन होता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक्सहेल्ड एयर में कितना ऑक्सीजन होता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये देखते हैं। पहले देखते हैं इनहेल्ड एयर में कितना ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर एंड 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन कितना होता है, 0.04%। जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल्ड एयर में होता है, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन होता है 16.4% एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4.4%। इनमें हमने ऑक्सीजन लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। तो यह है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन होता है 21%, एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन होता है 16.4%। इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ओनली 0.04%, बट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन दैट इज 4.4%। The air around us has various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen grains, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the air in the nasal cavity. They irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust-free, clean air enter our body. So देखो कितना इम्पोर्टेंस है, hairs are present in the nasal cavity, जो क्या करते हैं, स्मोक को, डस्ट पार्टिकल्स को, पोलन ग्रेन्स को उसको ट्रैप करते हैं। समटाइम ये अंदर तक जाते हैं, मतलब ये जो हेयर लाइनिंग है इसके अंदर तक जाते हैं, तो उस टाइम हम स्नीज करते हैं। स्नीजिंग प्रोसेस से ये फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहे थे उसको हम रिलीज करते हैं और हमारे लंग्स के अंदर डस्ट फ्री एंड क्लीन एयर ही जाती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेयर्स प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी। ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम देखेंगे कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर क्या होता है, कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। दिस स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ स्पिरेकल।
इनके बॉडी के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, उसको हम कहते हैं स्पिरेकल। अदर इंसेक्ट आल्सो हैव अ सिमिलर ओपनिंग। तो ये जो ओपनिंग्स होती है वो इंसेक्ट के अंदर ही होती है, जिसको हम स्पिरेकल कहते हैं, जिसके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं। तो इसमें ब्रीदिंग किस तरह से करता है? इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। ये जो एयर ट्यूब्स होते हैं इनके अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रैकिया। इसके थ्रू ये गैस एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिच एयर rushes through spiracles into the tracheal tube, diffuse into body tissues and reaches every cell of the body. डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस आपको जब हायर क्लास में आएंगे तो डिटेल्स में समझ में आएगा। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो जब ऑक्सीजन इनके बॉडी के अंदर जा रहा है थ्रू दी स्पिरेकल्स, ये पास हो रहा है थ्रू दी ट्रैकियल ट्यूब, इसका डिफ्यूजन हो रहा है और ये जा रहा है टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर, और वहां इसका यूटिलाइजेशन होता है फॉर द एनर्जी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड कहां फॉर्म होगा? सेल्स के अंदर। वो फिर से कलेक्ट किया जाता है थ्रू द ट्रैकियल ट्यूब एंड मूव आउट थ्रू आउट द स्पिरेकल। जो ओपनिंग्स है, स्पिरेकल्स है, उसके थ्रू इसको क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। तो सेम इनके अंदर भी, बस इनके अंदर लंग्स नहीं होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं। बाकी उनको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो दिस एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन द इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये कहां पे मिलती है ओपनिंग? ओनली इंसेक्ट में मिलती है। इंसेक्ट जो होते हैं इनके अंदर ही एयर ट्यूब्स होती है या ट्रैकिया। Breathing in earthworm. Earthworms breathe through their skin. इनका breathing होता है through skin. The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. जब हम इनको टच करते हैं तो ये स्लिपरी होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, इस तरह की इनकी स्किन होती है और ये स्किन के थ्रू ही ब्रीदिंग करते हैं। Gases can easily pass through them. मतलब इनके जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये प्रोसेस होती है थ्रू देयर स्किन। ब्रीदिंग इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर जो ब्रीदिंग होता है वो लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है। फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। फ्रॉग की जो स्किन होती है वो भी मॉइस्ट होती है, स्लिपरी होती है, एंड दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं और इनके अंदर लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ये लंग्स भी होते हैं फॉर ब्रीदिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज फ्रॉग रेस्पायर थ्रू द स्किन। तो फ्रॉग कब रेस्पिरेशन करते हैं? थ्रू द स्किन, देयर अर्लियर स्टेज। बट आफ्टर दैट दे रेस्पायर with the help of lungs like the human being. Breathing underwater. Fish breathe through their gills. Fish के अंदर जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, उसको हम कहते हैं गिल्स। तो ये रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू देयर गिल्स। गिल्स हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो इनके लिए ऑक्सीजन जो सोर्स है वो है डिजॉल्व ऑक्सीजन इनसाइड द वाटर। सो गिल्स ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं फ्रॉम डिजॉल्व वाटर। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, जो स्किन से ही बने हैं, बट देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द डिजॉल्व वाटर। एंड गिल्स आर आल्सो सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो गिल्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? ब्लड वेसल्स के साथ, जो हेल्प करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स है इसलिए यह है लीफ। जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो मोस्टली लीफ के थ्रू होता है। लीफ के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं
एंड जब रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, एनर्जी प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज शुरू करते हैं थ्रू द स्टोमाटा। मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, this process carried out through the small pores are present on the leaf. These small pores are known as the stomata. तो ये स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और जिससे एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। So plants also take in oxygen from the air and given out carbon dioxide. In the cell of plant, oxygen is used to break down of glucose into carbon dioxide and water like other organisms. बाकी सेम प्रोसेस है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। बट फॉर द रेस्पिरेशन इन द प्लांट, most important part is the stomata present on the leaf of the plant. They help for the exchange of gases. In plant, each part can independently take in oxygen from air and given out carbon dioxide. लीफ में सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन होता है, बट प्लांट का हर एक पार्ट ऑक्सीजन को अंदर ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकता है। सो each part can independently take in oxygen from air and given out carbon dioxide. The exchange of oxygen and carbon dioxide takes place through tiny pores and these pores are known as stomata. अब ये तो हो गया एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जमीन के ऊपर। जमीन के अंदर जो रूट्स होते हैं वो रूट्स किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रूट के लिए एक स्मॉल रूट हेयर है, उसके अराउंड सॉइल पार्टिकल्स है और सॉइल पार्टिकल के बीच में एयर स्पेस है। तो ये जो एयर स्पेस है अराउंड द रूट हेयर, उसमें जो एयर होता है वो एयर रूट्स कैसे लेते हैं, तो वो लेते हैं थ्रू दी रूट हेयर्स। So root cells also need oxygen to generate energy. Root take up air from the air space present between the soil particles. तो ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट होता है उसको लेते हैं रूट्स और उनके लिए एनर्जी जनरेशन के लिए लगने वाला ऑक्सीजन वो सॉइल के अंदर जो होता है वही से लेते हैं। तो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर and roots present inside the soil, they take air from the space present between the soil particle through the root hairs. So this is the respiration in organisms, human beings, other organisms and